हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू शिवान एजुकेशन। जीके बाई माइंड मैप्स की एक और मैं नई सीरीज लेके आ गया हूं। इसके पहले हमने गवर्नर जनरल की एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं, उसके साथ में आ गया है जीके बाई माइंड मैप्स में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, व्यापम, एमपीपीएससी, एनी एग्जाम, बीपीएससी, यूपीपीएससी, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये तमाम टॉपिक। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो जो ब्रिटिश सरकार भारत में या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में हुआ, तो उनको रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले जो कानून लाया गया, द एक्ट इज कॉल्ड द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773। एक पूरी सीरीज ऑफ एक्ट यहाँ पर आया, लेकिन इन एक्ट्स को लागू क्यों किया गया उसका भी एक इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड समझते हैं, और बैकग्राउंड समझने के बाद हम लोग इस एक्ट के इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को समझेंगे। तो बात है तकरीबन 1765-1770s की। अमेरिका के अंदर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, और उसी समय पे ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चाय का व्यापार कर रही थी विद अमेरिकन कंपनी, या अमेरिका के साथ चाय का व्यापार किया जा रहा था। लेकिन उनको चाय के व्यापार में हो रहा था खतरनाक वाला नुकसान, और नुकसान का रीजन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो ब्रिटिश क्राउन है उसके कई सारे शेयर्स थे, उसके कई सारे और भी शेयर होल्डर्स थे। तो उनका जो शेयर है, उनका जो शेयर का डिविडेंड है वो काफी बढ़ गया। पहले 10% था, बाद में बढ़ के 12.5% हो गया, और उस डिविडेंड के बढ़ने के कारण कंपनी को काफी नुकसान हुआ। और जब कंपनी को नुकसान हुआ तो कंपनी गई रोते रोते अमेरिका ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि भाई साहब ऐसे करके नुकसान हो रहा है। और इन दैट केस कंपनी की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन काफी बड़े लेवल पे डिक्लाइन होने लगी। और इसके बाद ब्रिटेन के उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था पीएम लॉर्ड नॉर्थब्रुक। उन्होंने एक कानून पारित किया ब्रिटिश संसद के अंदर। ब्रिटिश संसद में जैसे एज यू नो कि हमारे यहाँ जैसे दो सदन होते हैं, उसी तरह से दो सदन थे, लॉर्ड द हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इन दोनों सदनों के अंदर एक कानून पारित किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक तरह का कंट्रोल या नियंत्रण है, वो नियंत्रण रखा गया, और साथ ही उनको पैसा या जो भी फंडिंग है उनको फंडिंग दी गई। और ये एक्ट साइन किया गया उस समय ब्रिटेन के जो राजा थे, किंग जॉर्ज थर्ड। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हु साइन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773। तो किंग जॉर्ज थ्री ने उसको साइन किया, और इस कानून को लागू किया गया 26 अक्टूबर 1774 को। डेट भी याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट आपको है। तो ये तो बैकग्राउंड हो गया कि किन कंडीशंस में इस कानून को लागू किया गया। अब जब कानून को लागू किया गया तो उस समय दो इंपॉर्टेंट व्यक्ति, एक थे एडमंड बर्के और दूसरे थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ वही एडम स्मिथ है जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नाम की किताब लिखी, एंड द प्रिंसिपल ऑफ द इनविजिबल हैंड, और तमाम जो उस समय पे इकोनॉमी के द फादर ऑफ द इकोनॉमी या फादर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। और साथ में एडमंड बर्के, इन्होंने इस कानून का विरोध किया कि आगे जाके बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, बट ब्रिटिश सरकार ने इस कानून को, संसद ने इस कानून को पारित किया। अब कानून जब लागू हुआ तो उसके अंदर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, प्रशासनिक सुधार किए गए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रशासनिक सुधार था कि इसके पहले बंगाल वाला जो रीजन, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर ही लिमिटेड था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जिसको पूरा मिला के बंगाल बोलते थे, देन कैलकाटा, बॉम्बे, इन्हीं रीजन में आपको शासन था। तो बंगाल के अंदर जब प्लासी का बैटल हुआ, बक्सर का बैटल हुआ, इन बैटल्स के बाद, इन युद्धों के बाद जो ड्यूअल गवर्नमेंट है या डाइकी का जो शासन है वो बंगाल में लागू किया गया बाय द लॉ। इसके पहले जब वो कानून जो है उसको लागू किया गया, जिसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और वहां का जो निजाम है वो दोनों मिलकर वहां पर आपको शासन चलाएंगे। लेकिन 1772 में इस कानून के आने के बाद वॉरेन हेस्टिंग ने उसको समाप्त कर दिया। अब जो गवर्नर ऑफ द बंगाल था उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, साथ में कलकत्ता और मद्रास, यहाँ पर इनका प्रॉपर आपको शासन था। तो वो सिर्फ बंगाल भी नहीं, बंगाल के अलावा बिहार और उड़ीसा वाला जो एरिया है वहां पर भी आपको, जो बाकी जो स्टेट्स हैं, जो प्रोविंस दैट वी कॉल प्रेसिडेंसीज हैं, बॉम्बे और कलकत्ता, तो वहां पर भी शासन करेगा। इसलिए उसको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा। उस प्रकार का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला जो व्यक्ति था वो था वॉरेन हेस्टिंग। एक अलग से वीडियो में वॉरेन हेस्टिंग के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। साथ में यहाँ पर गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाई गई। इस काउंसिल को कई बार सुप्रीम काउंसिल भी कहा जाता था। तो ये एक तरह से उसकी कैबिनेट तरह से हो गई, जो उसकी हेल्प करेगी, उसकी मदद करेगी। और इस काउंसिल के अंदर हुआ करते थे चार मेंबर, 4 मेंबर्स, और
जो गवर्नर जनरल का जो वोट है उसमें बाद में वीटो पावर भी आया। तो जो शुरुआती 4 मेंबर थे उनमें से थे रिचर्ड बावेल, जॉर्ज मैसिंग, जॉन क्लेवरिंग और उसके साथ में एडमंड फ्रांसिस। ये चारों लोग जो हैं वो शुरुआती मेंबर, इनिशियल मेंबर्स यहाँ पे हुए। ओके, उनका टेन्योर हुआ करता था कुल मिला के 5 साल का। और उसके अलावा कंपनी का शासन चलाने के लिए अलग से 24 मेंबर की, 24 मेंबर की एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का भी अपॉइंट किया गया। तो 24 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए जो इनकी हेल्प करेंगे प्रशासन को चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो कानून बना था, इस कानून का वैलिडिटी था 20 ईयर्स। तो आफ्टर द 20 ईयर इसको फिर से रिनोवेट, इसको फिर से रिन्यू किया जाएगा, इसका फिर से इसको लागू किया जाएगा, मतलब फिर से उसको चेक किया जाएगा कि ठीक से इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ है। तो इट लास्टेड फॉर द 20 ईयर, 20 साल बाद फिर से अमेंडमेंट होगा। सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ जुडिशरी के अंदर, न्यायपालिका में। तो उस समय पे कलकत्ता में फोर्ट विलियम के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। अच्छा, फोर्ट विलियम क्यों कहा जाता है? उसका रीजन है कि अंग्रेजों को वहां पर एक फोर्ट था, उसको बोलते थे फोर्ट विलियम। तो उस फोर्ट के अंदर, उस किले के अंदर ही ये काउंसिल या जुडिशरी आपको बनी। तो सुप्रीम कोर्ट, पहली बार भारत में इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया। और इस सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया 22 अक्टूबर 1774 को, 1774 में। ये वही समय था जब कानून को लागू, तो जब ये रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ उसके 4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर हो चुका था। अब इसमें चीफ जस्टिस और साथ में 3 जजेस होते थे, 3 जजेस होते थे। इसके पहले जो जज हुए उनका नाम था, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, तो इट्स कॉल्ड द एलिजा एम्पले, वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और उनके खिलाफ बाद में फिर इम्पीचमेंट मोशन वगैरह भी आपको चला, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जस्टिस की हम लोग बात करें तो आपका स्टीफन सीजर ले मैस्ट्रे, साथ में रॉबर्ट कैम्सफर एंड जॉन हाइड, ये 3 लोग हुए। आप उसको एलिजा एम्पली को सही कर लीजिएगा, गलती से मतलब कुछ गलत टाइप हो गया उसमें। तो ये 3 इसके अंदर आपको मेंबर्स हुए, शुरुआती मेंबर, इनिशियल मेंबर्स आपको हुए, जिन्होंने वहां पर सुप्रीम कोर्ट के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि उस समय पे सुप्रीम कोर्ट भी थी और गवर्नर जनरल की काउंसिल भी हुआ करती थी। तो इनका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका शक्ति का जो बंटवारा है, वो शक्ति का बंटवारा यहाँ पर आपको नहीं हुआ था। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का एक बड़ा प्रॉब्लम था, जो आगे जाके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया, उसको सॉल्व किया गया। इसी तरीके से इसी कानून को आगे जाके 1781 में, 1781 में इसमें अमेंडमेंट किया। इसमें 2 अमेंडमेंट्स हुए, पहला 1781 एंड दूसरा 1784 में। तो 1781 का जो अमेंडमेंट था, दिस अमेंडमेंट इज कॉल्ड द एक्ट ऑफ द सेटलमेंट, है ना। सेटलमेंट किया गया कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ है कानून में, उसको प्रॉपर तरीके से किया जाए। तो इसमें स्पेशली सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर जनरल की जो सुप्रीम काउंसिल थी, उसमें जो भी डिस्प्यूट्स थे उनको रिजॉल्व किया गया। और साथ में जो भी कानून के अंदर जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी या जो कानूनी समस्याएं थी, उन समस्याओं को भी रिजॉल्व किया गया। इसलिए इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से इस कानून को, इस लॉ को आपको जाना जाता है। उसी के साथ आपको देखोगे तो इस 1781 के अमेंडमेंट ने कलकत्ता जो गवर्नमेंट थी या जो फोर्ट विलियम की गवर्नमेंट थी, उनको बिहार और उड़ीसा के लिए भी लॉ बनाने का जो पावर है, बाकी जो उसके 2 पार्ट थे उनका पावर भी दिया गया। तो वो पावर इनको लेट मिला। उसी तरीके से 1784, 1784 में अगेन इस कानून के अंदर अमेंडमेंट किया गया। अच्छा, याद रखिएगा 1784 का कानून कोई अलग कानून नहीं है, 1773 के ही लॉ को अमेंड किया गया, उसको संशोधित किया गया। इसमें देखोगे तो सबको इसको कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। और उसका रीजन था क्योंकि इसको पास करने वाले जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था पिट्स द यंग। उनके नाम से इसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। और यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई, यहां पर आती है ड्यूअल गवर्नमेंट, द्वैत शासन, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 2 सेपरेट बॉडी यहां पर बनाएगी। सबसे पहले आप देखोगे तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, सीओडीज इनको बोलते थे, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। इनका काम था कि कंपनी के कमर्शियल पावर को डिवाइड कर, कमर्शियल पावर को करना, जैसे कंपनी किससे व्यापार करेगी, कितना व्यापार करेगी, टैक्स कितना लगाएगी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, हिंदी में भी इनको यही कहा जाता है। उसी के साथ में एक दूसरी बॉडी हुई, उस बॉडी का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इट्स मोर पावरफुल देन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो भी करेगी, उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल से जो परमिशन है, परमिशन लेना पड़ेगी, उनके पास लेटर भेजना पड़ेगा, और उस लेटर को वो लोग आपको परमिट करेंगे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था कि कंपनी के तमाम पॉलिटिकल और तमाम रेवेन्यू मैटर्स, राजनीतिक मामले और साथ में राजस्व मामलों की सुनवाई करना, चाहे वो कोई ट्रिटी करना हो, जैसे
आगे जाके जब हम लोग एक्ट्स जो वॉर्स वगैरह पढ़ेंगे तो आप देखोगे तो एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पर दे साइन द मल्टीपल ट्रीटी ऑफ सूरत और वो ट्रीटी ऑफ वाडेगांव, कई सारी संधि हुई। क्यों? क्योंकि उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो पॉलिटिकल और रेवेन्यू दोनों मैटर को, संधि करना है, ट्रीटी करना है, कोई और पॉलिटिकल डिसीजन है, तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा लिया जाता था। इवन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा भी अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है, कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो उस डिसीजन को इनके द्वारा रिन्यू किया जाता था, इसको फिर से रिपास आपको किया जाता था। उसी तरीके से हम लोग आपको देखेंगे तो इसके अंदर कुल हुआ करते थे 6 मेंबर, 6 मेंबर टोटल। ओके, और 6 मेंबर में आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट तो फाइनेंस मिनिस्टर, कहाँ का? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन का फाइनेंस मिनिस्टर, साथ में ब्रिटेन का स्टेट सेक्रेटरी, राज्य सचिव जिसको बोलते हैं हिंदी में, और 4 जो ब्रिटेन के जो शासक हैं, ब्रिटेन के जो रूलर हैं, उनकी प्रीवी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स भी इंक्लूड होंगे। तो कुल मिला के 6 मेंबर इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में हुआ करते थे। काम में आपको बता चुका हूं। इसी तरीके से हम लोग देखें तो ड्यूअल गवर्नमेंट, और ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट आपको आई, दिस ड्यूअल गवर्नमेंट लास्टेड टिल 1858, जब तक 1858 का कानून नहीं आ गया तब तक ये ड्यूअल गवर्नमेंट चलती रही। 1765 से लेके 1773 तक ड्यूअल गवर्नमेंट रही। 1774 से लेके 1858 के कानून तक अगेन भारत में ड्यूअल गवर्नमेंट किसकी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। साथ में इसके अंदर जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, सुप्रीम काउंसिल जिसको मैंने शुरू में बोला, इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट उसके जो नंबर ऑफ मेंबर पहले 4 हुआ करते तब उनको 3 कर दिया। और उसका एक सबसे बड़ा रीजन था कि जब भी कोई कानून पारित होता था तो 2-2 वोट हो जाते थे, तो मामला कई बार टाई हो जाता था। इन दैट केस उन्होंने बोला 3 मेंबर रहेंगे तो डिसीजन लेना आसान होगा। और इसी के साथ में यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है, उस गवर्नर जनरल को अलग से जो वीटो पावर है, वो वीटो पावर भी दिया गया कि वो उनके डिसीजंस को चेंज कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। तो ये हुआ 1773 का एक्ट। काफी डिटेल में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। इसी प्रकार से 1793, 1813, 1833 तमाम एक्ट्स को वन बाय हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में गवर्नर जनरल्स वाले लेक्चर्स नहीं देखें तो आप देखिए। उसके अलावा और किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं, इस प्रकार के शॉर्ट समरी वाले वीडियो, प्लीज लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।